हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत IAS के यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोग 7th क्लास की NCERT पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंगस के बारे। ओके, तो कल हम लोगों ने एल्गी के बारे पढ़ा था। आपको मैंने बताया था एल्गी क्या होते हैं, एल्गी शैवाल होते हैं। उसके बाद आपको मैंने किसके बारे बताया था, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ कीट भक्षी पौधों के बारे भी बताया था, राइट। अब आगे चलेंगे हम लोग, अब आगे चलेंगे फंगस पे। किस पे चलेंगे? फंगस पे। तो फंगस क्या ऑटोट्रॉफ होगा या हेट्रोट्रॉफ होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि फंगस है क्या, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि फंगस यानी कि कवक है क्या, तो क्या बोलोगे? फंगस यानी कि कवक अगर कोई भी पूछे व्हाट इज फंगस, तो फंगस कहोगे कि फंगस आपका मशरूम है। ठीक है, फंगस क्या है भाई? फंगस आपका मशरूम है। ठीक है, क्लियर है ये बात? मशरूम खाते हो, मशरूम की सब्जी खाते हो, वो कुछ नहीं होता है, वो फंगस होता है। तो कुछ फंगस अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ फंगस बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। एंड फंगस क्या ऑटोट्रॉफ्स हैं? क्या फंगस ऑटोट्रॉफ्स हैं? नहीं। फंगस क्या है भाई? फंगस हैं आपके हेटेरोट्रॉफ्स। फंगस आपके क्या हैं भाई? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि विषम पोषी हैं, विषम पोषी हैं या परपोषी हैं। तो फंगस दे आर हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता। नहीं देवेंद्र, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, फंगस हेट्रोट्रॉफिक ही होगा, क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो फंगस हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होगा, यानी कि विषम पोषी होगा, विषम पोषी होगा। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ में भी दो हो सकता है। हेट्रोट्रॉफ में भी क्या हो सकता है? दो हो सकता है। क्या? हेट्रोट्रॉफ भी दो तरीके के आपके हो सकते हैं। पहला हेट्रोट्रॉफ हो सकता है पैरासिटिक या परजीवी। कुछ फंगस परजीवी हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी कि वो दूसरे पर आश्रित हो सकते हैं। ठीक है, कुछ फंगस क्या हो सकते हैं? पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी कि परजीवी हो सकते हैं। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो परजीवी होते हैं। और कुछ फंगस क्या हो सकते हैं? कुछ फंगस हो सकते हैं सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं मृतपोषी, है ना। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? मृतपोषी। नाम ही बता रहा है मृतपोषी, यानी जो किससे पोषण ले, जो किससे पोषण ले, जो मृत से, जो डेड से पोषण ले, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हेट्रोट्रॉफ, यानी वो क्या कहलाएगा? सैप्रोट्रॉफ, यानी कि मृतपोषी। ठीक है, अब क्या फर्क है? फंगस जो है वो पैरासिटिक हो सकता है। कुछ फंगस है, एक फंगस का नाम है पक्सीनिया। ठीक है, एक फंगस का नाम क्या है? पक्सीनिया। तो पक्सीनिया क्या है? वो पैरासिटिक फंगस में आता है। कुछ फंगस क्या हो सकते हैं? जो डेड, जो मरे हुए पर खाना खाते हैं, जो मरे हुए को अपना खाना बनाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सैप्रोट्रोफिक कहेंगे या मृतपोषी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब सैप्रोट्रोफिक क्या है? देखो बहुत आसान है समझना। आपको पता है कि जब आप खाना खाते हैं तो आप खाने को मुंह में रखते हैं और खाने को चबाते हैं। आपका सलाइवा, आपका लार आपको मदद करता है खाने को चबाने के लिए। फंगस के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, फंगस क्या करता है कि फंगस के सामने खाना आया, उसने क्या किया? पहले ही उसके जो भी डाइजेशन के एंजाइम थे, पाचन के लिए उसके पास जो भी एंजाइम्स थे, उस पे थूक दिया उसने। ठीक है, क्या आप ऐसा करते हो कि आपने रोटी ली, उस पे थूक दिया, फिर उसको खाया? ऐसा तो कोई नहीं करता होगा। लेकिन फंगस कुछ ऐसा ही काम करते हैं। फंगस के सामने खाना पड़ा हुआ है, वो फंगस क्या करते हैं? उस पे फंगस पहले ही उस पे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम, अपने पाचन के लिए जो भी एंजाइम है, पहले ही उस पे डाल दिया। फिर उस चीज को क्या कर लिया? फिर उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अवशोषित कर लिया। यही कहलाता है सैप्रोट्रोफ, यानी कि मृतपोषी, है ना। तो जो भी डेड एंड डिकेइंग चीजें, मृत चीजें पड़ी होंगी, पहले क्या करेगा? ये नहीं कि उसको खा लिया, पहले अपने एंजाइम्स उस पे डाल देगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? फिर उसका अवशोषण कर लेगा, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा।
ठीक है। सो ये है सैप्रोट्रोफ, जिनको हम मृत जीवी कहते हैं या मृत पोषी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये किस पर फीड करते हैं, डेड पर फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है यहां तक। फंगस प्लांट नहीं होते उपेंद्र, फंगस प्लांट नहीं होते। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें कि पूरे जितने भी आपके जीव जंतु हैं उनको 5 जगत में बांटा जाता है। तो प्लांट अलग होते हैं, फंगस अलग होते हैं। फंगस प्लांट नहीं होते आपके। ठीक है, फंगस प्लांट नहीं है। ठीक है। पक्सीनिया पैरासिटिक होते हैं, अमन, पक्सीनिया। पक्सीनिया नाम का फंगस पैरासिटिक होता है। आगे चले। यहां तक सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें क्लियर है। फंगस के बारे और भी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है भाई, ये एक फंगस है। फंगस को हिंदी में कवक कहते हैं, फंगस को हिंदी में कवक कहते हैं, या फंगस भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आ जाइए, लाइकेन क्या होता है। एक रिश्ता कहलाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक टाइप का रिलेशन होता है, सिम्बायोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं सहजीवी या सहजीवन। मतलब क्या है, सिम्बायोसिस का क्या मतलब है, एक ऐसा रिश्ता जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, है ना, दो तरफा प्यार। एक ऐसा रिश्ता जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि सहजीवन, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। ऐसे ही एक रिश्ते का नाम है लाइकेन। ठीक है, ऐसे ही एक रिश्ते का क्या नाम है, लाइकेन। अब लाइकेन किन दोनों के बीच रिश्ता होता है, लाइकेन रिश्ता होता है एल्गी और फंगस के बीच, एल्गी और फंगस के बीच। ठीक है, एल्गी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं, पिछले क्लास में आपको फोटो दिखाई थी इसकी। फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। तो दोनों के बीच का ऐसा रिश्ता जहां पे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो, वो क्या कहलाता है, सहजीवन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। क्या फायदा है, चलो देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि क्या फंगस अपना खाना खुद बना सकता है, फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, है ना। ये जो कवक है ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। एल्गी क्या है, एल्गी प्लांट्स हैं। एल्गी क्या है, एल्गी प्लांट्स हैं, और प्लांट्स क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। यानी कि ये तो खाना नहीं बना सकता क्योंकि ये क्या है, ये विषमपोषी है या हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, तो फंगस खाना नहीं बना सकता, तो इसीलिए क्या होता है, एल्गी इसको खाना देगा, एल्गी इसको खाना देगा। बदले में ये फंगस क्या करेगा, बदले में ये फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह दे देगा। ठीक है, ये फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह दे देगा, और साथ ही साथ खाना बनाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो भी ये फंगस देगा इसको। ठीक है, खाना बनाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो इसको कौन देगा, फंगस देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सहजीवन है, राइट, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। फंगस खाना नहीं बना सकता, एल्गी उसको खाना देगा, फंगस उसको रहने के लिए जगह देगा, और साथ ही साथ और क्या करेगा, रहने के लिए जगह तो देगा ही, साथ ही साथ इसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, पोषक तत्वों का अवशोषण करने में मदद करेगा। सिंपल। ठीक है, लाइकेन से आपको पता है पोल्यूशन, प्रदूषण का भी पता चलता है। जिस भी जगह पर ज्यादा पोल्यूशन हो, ज्यादा प्रदूषण होगा, वहां पे लाइकेन नहीं उगेगा। ठीक है, जिस भी जगह पर ज्यादा प्रदूषण हो वहां पर क्या होगा, लाइकेन नहीं उगेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, एक आपको पता है आपके, चलो कल आपसे ये बताया था मैंने कि आपके वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है, आपके एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मौजूद है, जल्दी से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से। कुछ पूछा मैंने आपसे कि कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा, यस, नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन, वेरी गुड। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है आपके एयर में। ठीक है,
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, पर प्लांट्स नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स ने यूज कर लिया, पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाए प्लांट्स। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन भी जरूरी होते हैं पौधे के लिए, है ना, है कि नहीं? आपने देखा होगा कि मिट्टी में किसान जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना। मिट्टी में किसान क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक डालते हैं। उसमें से कौन कौन सी चीजें रहती हैं? जो भी किसान फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें ये 3 चीजें रहती हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है कि नहीं, है ना। यही तीनों चीजें कहां पे होती हैं? आपके फर्टिलाइजर में होती हैं, आपके उर्वरक में होती हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ नाइट्रोजन पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और बाकी कुछ तो नाइट्रोजन पौधे जो इस्तेमाल किए वो कहां से इनको मिलेगा? अगर इस पौधे ने नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लिया तो क्या इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी? बिल्कुल कमी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर डालते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो पहले से नाइट्रोजन मौजूद है वो प्लांट्स यूज कर लेंगे, तो ताकि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी नहीं हो जाए, इसीलिए ये फर्टिलाइजर डालते हैं। कौन? किसान ये वाले फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन का क्या फायदा है? देखो, प्लांट्स ये एयर वाला नाइट्रोजन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके सॉइल में, आपके मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आपके सॉइल में, आपके मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और वैसे ही एक बैक्टीरिया का नाम क्या है? उसका नाम है राइजोबियम। उसका नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया मौजूद है सॉइल में जो क्या करता है, जो हवा से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, ऐसी अवस्था में जो ये पौधे आराम से इस्तेमाल कर लें। ठीक है, जो ये पौधे आराम से क्या कर लेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सो क्या होता है? आपके सॉइल में, मिट्टी में क्या मौजूद है? सॉइल में मौजूद है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ओके। और राइजोबियम क्या करता है? एयर, जो आपके एयर में नाइट्रोजन है उसको बदल देता है ऐसे नाइट्रोजन में जो पौधे इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ठीक है, डन है, क्लियर है। ठीक है, आगे चले हम लोग, राइजोबियम, यस। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड चैप्टर शुरू हो रहा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, प्राणियों में पोषण। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको स्टारफिश, इसको कहते हैं स्टारफिश। स्टारफिश का हिंदी होता है तारा मछली। ठीक है, स्टारफिश क्या है भाई? स्टारफिश के खाने के ऊपर एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बात आपको बताती है ना। आपको पता है क्या होता है? स्टारफिश किसको खाता है? स्टारफिश उसी को खाता है जिसका शेल, जिसका कवच किसका बना हो? ये उसी को खाता है जिसका शेल बना हो कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, स्टारफिश उसी को खाता है जिसका शेल किसका बना हो, जिसका कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको स्टारफिश खा लेता है। स्टारफिश के खाने का तरीका क्या है? बहुत ही नायाब है। ठीक है, स्टारफिश क्या करता है? अपने मुंह के माध्यम से अपना पेट बाहर निकाल देता है। ठीक है, आप सोचो कि मुंह से आपका पेट बाहर आ गया, आपने उसको सीधा पेट में लिया और डुब अंदर कर लिया। ठीक है, तो स्टारफिश को के खाने का तरीका बहुत ही नायाब है। क्या बोला मैंने? कि अपने पेट के अंदर से, अपने मुंह के अंदर से वो अपना पेट निकालता है, जो भी सामने पड़ा, जिसकी शेल किसकी बनी हो? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो।
जिसकी शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो, ऐसे प्राणियों को खा लेता है और स्टमक सीधे अंदर। ठीक है, सो ये किसकी बात है? ये स्टारफिश की बात आपकी एनसीईआरटी ने आपको एक फैक्ट बताया है। चलिए, अब डाइजेशन क्या है? बहुत सिंपल, छोटी छोटी सी चीजें। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि डाइजेशन का मतलब क्या है, पाचन का मतलब क्या है। बड़ी चीजों को छोटी चीजों में तोड़ देना। जब भी आप किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं, जब भी आप उसका पाचन करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने एक रोटी खाई और आपके शरीर ने उसको उसके छोटे 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 टुकड़े यानी ग्लूकोज में तोड़ दिया। तो बड़े चीजों को छोटे चीजों में परिवर्तित कर देना, बड़े चीज को छोटे चीज में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? डाइजेशन, यानी कि पाचन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ओके। अब यहां पे ये तमाम आपके पार्ट्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी आपके पाचन तंत्र के। ओके, सबसे पहले आप खाना अपने मुंह के अंदर रखते हो, राइट? सबसे पहले आप खाना कहां पर रखते हो? अपने मुंह के अंदर रखते हो अपना खाना। उसके बाद ये खाना कहां जाता है? आपके खाने की नली में जाता है, जिसको आप इसोफेगस कहते हो या फूड पाइप कहते हो, है ना? उसके बाद खाना आपके भोजन नली में जाता है, जिसको आप इसोफेगस कहते हो। फिर खाना आपके स्टमक में जाता है, जिसको आप अमाशय कहते हो, जिसको आप अमाशय कहते हो। उसके बाद खाना कहां जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे मेरा पॉइंटर घूम रहा है। खाना कहां पे जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी आपकी छोटी आंत में, और उसके बाद जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। ठीक है, यही पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, यही पूरा प्रोसीजर है आपके डाइजेशन का। पूरा का पूरा पाचन यही है किसका? डाइजेशन का। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या आपको जानना है? पेन कहां गया मेरा? हाँ, देखो, कभी भी खाना लिवर पैनक्रियाज में नहीं जाता। आप देख रहे होंगे यहां पे लिवर लिखा हुआ है ना? आपके पास कुछ ग्रंथि होती है जिनको क्या कहते हैं हम लोग? लिवर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं। पैनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय, है ना? गॉल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्या है? ग्लैंड्स मौजूद हैं, बहुत सारी ग्रंथियां मौजूद हैं। पर कभी भी खाना स्टमक से, आपके अमाशय से खाना कभी भी लिवर के अंदर नहीं जाएगा, पैनक्रिया के अंदर नहीं जाएगा। खाना क्या करेगा? सीधे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लिवर बनाता है बाइल यानी कि पित्त। ठीक है, लिवर क्या बनाएगा? बाइल बनाएगा यानी पित्त बनाएगा, और ये जो भी बनाएगा ये कहां फेंक देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। पैनक्रियास क्या बनाएंगी? अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस में, है ना? और कहां फेंक देगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि खाना कभी भी ना लिवर के अंदर जाएगा ना पैनक्रियास के अंदर जाएगा। ये जो भी चीज बनाएगी ये उसको कहां फेंक देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात? अब चलिए आगे। तो ये तमाम आपके पार्ट्स हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, यस, यहां पे देखिए मैं आपको दिखाती हूं लिवर क्या है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका लिवर यानी कि यकृत। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका स्टमक, जिसको आप क्या कहते हो? अमाशय कहते हो, है ना? ये वाला हिस्सा जो अंदर आपको दिख रहा है, जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? छोटी आंत, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अलग अलग चीजें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, अब लंबाई इसकी नोट कर लें, इसकी कृपया आप लंबाई नोट कर लें। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर की होती है। ठीक है, वो 7.5 मीटर की होती है।
आपकी जो छोटी आंत है वो 7.5 मीटर की होती है और आपकी बड़ी आंत 1.5 मीटर की होती है। कितनी मीटर की? 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कितने लेंथ की होती है, कितने लंबाई की होती है? 7.5 मीटर की। और बड़ी आंत कितने मीटर की होती है? 1.5 मीटर की। अब बात ये आती है कि लंबाई में तो ये ज्यादा है ना, लंबाई में तो ये ज्यादा है, ये कम है, फिर भी हमने इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा, बड़ी आंत कहा, और इसको छोटी आंत कहा। क्यों? लंबाई में तो ये ज्यादा है। तो स्मॉल और लार्ज जो नाम पड़ा वो लंबाई के बेसिस पे नहीं पड़ा। ठीक है, स्मॉल और लार्ज जो नाम पड़ा वो लंबाई के आधार पे नहीं पड़ा, तो वो किसके आधार पे पड़ा? वो चौड़ाई के आधार पे पड़ा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है वो ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, वो ज्यादा चौड़ा है, इसीलिए हमने क्या कहा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन उतना चौड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क है, लंबाई के आधार पे इनका नाम नहीं पड़ा, इनका नाम पड़ा डायमीटर यानी चौड़ाई के आधार पे। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब आगे चलेंगे। चलो एक सेकेंड, यहां पे जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो है ना, यहां पे मैं आपको ये वाली चीज क्लियर कर दूं। ये जो आप देख रहे हो ये मसल कहलाती है डायफ्राम। ये जो मांसपेशी है ये क्या कहलाती है? डायफ्राम के नाम से जानी जाती है। ये जो मांसपेशी आपको दिख रही है ये डायफ्राम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं डायफ्राम के ऊपर क्या है ना, चूंकि अब हमारा ये स्टार्ट हो गया है 7th स्टैंडर्ड, तो इसमें अलग अलग सिस्टम्स है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्यून कर रही हूं कि आप सारे ऑर्गन्स अंग को समझ पाए। ठीक है, ये क्या है? ये आपके लंग्स हैं यानी आपके फेफड़े हैं। ये आपके लंग्स हैं यानी आपके फेफड़े हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये है आपका हार्ट, ये है आपका हार्ट यानी कि हृदय। दोनों लंग्स के बीच में क्या है? आपका हार्ट है यानी हृदय है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं ये डायफ्राम मसल है। डायफ्राम मसल आपके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है ना। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? हार्ट और लंग्स है। इसके ऊपर क्या है? हार्ट और लंग्स है। और इसके नीचे आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा पाचन तंत्र है। तो डायफ्राम आपके बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में बांट रही है। ऊपर क्या है? हार्ट और लंग्स है, नीचे आपका पूरा का पूरा क्या है? पाचन तंत्र है। डन? क्लियर है यहां पे? चलिए, सो ये आपके तमाम क्या हैं? तमाम पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के यानी आहार नाल के। आहार नाल में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले खाना आपके मुंह के अंदर आता है, फिर कहां जाता है? आपके खाने की नली में, जिसको आप इसोफेगस कहते हैं या ग्रासिका के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका स्टमक यानी कि आपका अमाशय, फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है तो जो भी चीज बचती है वो एनस यानी गूदा, इसके माध्यम से सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो एनस से क्या निकल जाता है? जो चीजें आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जो चीजें आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो एनस से बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई, डन है? यहां तक बात समझ में आई है आपके? अब आगे चलेंगे। देखिए, टीथ के बारे भी हमें पढ़ना है इस क्लास में। टीथ के बारे में अगर हम बात करें, दांतों के बारे में बात करें, तो कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, ज्यादा हंसो मत, तुम्हारी बत्तीसी तोड़ देंगे, है ना, या तुम्हारी बत्तीसी तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो बत्तीसी शब्द कहां से आया? 32 से। ठीक है, आपके पास टोटल कितने दांत हैं? आपके पास टोटल 32 दांत हैं। आप यानी कि आप सब क्या हैं? आप सब 18 साल के ऊपर हैं, आप सब अडल्ट्स हैं, आप सब क्या हैं? अडल्ट्स हैं। तो जो भी 18 साल के ऊपर हैं उनके पास कितने दांत हैं? 32 दांत हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमारे पूरे जीवन काल में दांतों के 2 सेट्स मौजूद होते हैं, एक हमारे दूध के दांत और एक होते हैं पक्के दांत, है ना, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। जो दूध के दांत हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 20।
ठीक है। और जो पक्के दांत हैं, जो आपके पक्के दांत हैं यानी परमानेंट टीथ है, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 32। दूध के दांत कितने हैं? दूध के दांत हैं 20। अब फर्क कैसे है? फर्क कैसे है ये देखते हैं कि फर्क कैसे है। ठीक है, चलिए ये समझते हैं कि फर्क कैसे है। तो आपको क्या पता चल गया कि ये छोटे दिख रहे हैं तो दूध के दांत 20 और पक्के दांत 32। ठीक है, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, अब यहां पे और बातें सुन लीजिए एक बार। देखो, आपके पास 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं, ये भी बता दिया। ठीक है, अब यहां पे अगर आपके पास आईना है तो आप आईने के सामने जरूर देखिए, आपको थोड़ी सी ज्यादा चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अगर आपके पास आईना है तो, हाँ, अगर आपके पास आईना है तो, नहीं है तो यहां पे देखिए। सबसे पहले आपके आगे के 4 दांत देखिए। ठीक है, सबसे पहले आगे के 4 दांत देखिए, 1 2 3 4। आगे के, थोड़ा सा मैं इस फिगर को जूम करती हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, 1 सेकेंड। ये आगे के 1 2 3 4, ये 4 ऊपर के और ये 4 नीचे के, 1 2 3 4। ठीक है, ये दांत क्या कहलाते हैं? ये दांत कहलाते हैं इंसाइजर्स। ये दांत क्या कहलाते हैं? इंसाइजर के नाम से जाने जाते हैं। अपने जब आप सेब खाते हो तो इन्हीं दांतों का प्रयोग करते हो। इंसाइजर को हिंदी में कहते हैं कृंतक। इंसाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक। कोई आपसे पूछे आपके पास कितने इंसाइजर हैं, आपके पास कितने कृंतक हैं, तो क्या बोलेंगे? आगे ऊपर के 4, 1 2 3 4 और नीचे के 4, यानी कि टोटल 8। यानी कि टोटल कितने हैं? 8। ठीक है, इंसाइजर के बाद आते हैं ये कोने वाले दांत। ये कोने वाले दांत जो क्या होते हैं? जो थोड़े से शार्प होते हैं, थोड़े से नुकीले होते हैं, खास तौर पे कुत्तों में, जो उनको मांस खाने में मदद करते हैं, है ना। तो ये साइड वाले दांत जो साइड वाले दांत हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो केनाइन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, केनाइन के नाम से जाने जाते हैं। केनाइन जिनको क्या कहते हैं? रदनख। केनाइन क्या कहते हैं? रदनख। कोई आपसे पूछे आपके पास कितने केनाइन हैं, तो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर और 4 इधर। आपके पास कितने केनाइन हैं? आपके पास 4 केनाइन है। ठीक है, केनाइन के बाद 2 और आते हैं। केनाइन के बाद 2 और दांत हैं जो क्या कहलाते हैं? प्री मोलर। प्री शब्द का मतलब है पहले। प्री मोलर यानी कि जो मोलर के पहले हो। प्री मोलर यानी कि जो मोलर के पहले हो, वो कहलाता है प्री मोलर। कितने प्री मोलर हैं? इधर 2, इधर 2, इधर भी 2, 4, इधर 2 यानी कि 6 और इधर भी 2 यानी कि 8। ठीक है, तो कितने प्री मोलर हो गए? आपके पास 8 प्री मोलर हो गए। 8 प्री मोलर हो गए टोटल। ठीक है, प्री मोलर के बाद आते हैं आपके 3 मोलर। प्री मोलर के बाद ये 3 सबसे बड़े दांत जो पीछे के तरफ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो मोलर कहलाते हैं। ठीक है, ये चारों दांत क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। तो आपके पास 3 मोलर हैं एक साइड में। तो टोटल कितने हो गए? 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, यानी टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, है ना। टोटल कितने हो गए? 12। एक बार टोटल लिख दें, 1 सेकेंड। एक बार हम लोग टोटल लिखें। इंसाइजर कितने हैं? कृंतक कितने हैं आपके पास? 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल 8। केनाइन रदनख कितने हैं आपके पास? 4। 1 2 3 4। प्री मोलर कितने हैं? एक साइड में 2, तो 2 4 6 और 8। और मोलर कितने हैं? सॉरी 1 सेकेंड, मोलर कितने हैं? मोलर हैं आपके पास एक साइड में 3, तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 मोलर्स हैं आपके पास। ठीक है, सो ऑल टुगेदर अगर आप इन सब को जोड़ते हैं तो कितने दांत होते हैं आपके पास? आपके पास है टोटल 32 दांत। आपके पास है टोटल 32 दांत, राइट। ठीक है, अब देखिए जो सबसे आखिरी मोलर है, जो आखिरी मोलर है, आखिरी इधर, आखिरी इधर, आखिरी इधर, आखिरी इधर, जो थर्ड मोलर है, जो आखिरी मोलर है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अकल दांत। ठीक है, जो थर्ड मोलर है वो कहलाता है
अकल दांत, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं विजडम टीथ। तो थर्ड मोलर किस नाम से जाना जाता है? अकल दांत या विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका विजडम से कोई लेना देना नहीं। अकल दांत का आपकी विजडम यानी आपकी समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पे अकल दांत जो होता है वो कब निकलता है? 16 से 18 साल के बाद आपके अकल दांत निकलते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको विजडम टीथ नाम दे दिया जाता है, पर इनका लेना देना आपके विजडम से बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों के पास विजडम टीथ नहीं होता। क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यह हो सकता है कि आपके जबड़े में जगह नहीं है ना। आपके जबड़े में इतनी जगह नहीं है कि आपके विजडम टीथ निकल पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप में विजडम की कमी है। इट इज जस्ट कि आपके जबड़े में उतनी जगह नहीं है कि विजडम टीथ निकल पाए, ठीक है। 32 दांत ये समझ में आ गया। अब मिल्क टीथ 20 क्यों होते हैं? दूध के दांत 20 क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रीमोलर दूध के दांत में होते ही नहीं है, ठीक है। जो प्रीमोलर हैं, जो अग्र चवर्णक हैं, वो दूध के दांत में होते ही नहीं है। तो 8 तो सीधे ही हटा दो। ये प्रीमोलर सिर्फ परमानेंट दांत में होते हैं, दूध के दांत में प्रीमोलर होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हटा दो। और क्या मैंने बोला? जो थर्ड मोलर है, जो आखिरी मोलर है, वो भी कब निकलता है? ठीक है, वो भी कब निकलता है? वो भी निकलता है 16 से 18 साल के बीच। वो भी निकलता है 16 से 18 साल के बीच। कितने थर्ड मोलर हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4। 4 आपके पास थर्ड मोलर्स है ना। यानी 4 थर्ड मोलर्स और 8 प्रीमोलर नहीं होते दूध के दांत में। इसीलिए ये फर्क है कि दूध के दांत कितने होते हैं आपके? दूध के दांत 20 होते हैं। यहां तक सारी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलें हम लोग। चलिए भाई, बहुत बहुत अच्छा, क्लियर हो गया है आप लोगों को। इसके अलावा हमारे पास जीभ भी होती है ना। यस, बीपीएससी के लिए बिल्कुल रख सकते हो ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जीभ भी होती है, ठीक है। चलो, टंग के बारे जानेंगे, जीभ के बारे जानेंगे, ठीक है। तो जब हम जीभ के बारे बात करते हैं तो जीभ आपको स्वाद लेने में मदद करती है ना। आपको चीजों का स्वाद आता है जब किसके वजह से? आपके जीभ के वजह से, है ना। तो क्यों आता है? क्योंकि आपके जीभ में टेस्ट बड्स हैं, स्वाद कलियां हैं। आपके टंग में क्या है? आपके टंग में टेस्ट बड्स हैं। आपके टंग में टेस्ट बड्स मौजूद हैं, यानी स्वाद कलियां मौजूद हैं। स्वाद कलियां मौजूद हैं आपके टंग में, ठीक है। जिसके वजह से अगर आपने कभी भी देखा होगा, आप क्या कर रहे हैं? दवाई खा रहे हैं, दवाई आपको घोटने में थोड़ा टाइम लग गया, तब क्या देखा आपने? तब आपने महसूस किया होगा कि जीभ के बिल्कुल पीछे साइड, जीभ के बिल्कुल पिछले साइड क्या होता है? आपको एक कड़वाहट सी महसूस होती है ना। जीभ के बिल्कुल पीछे के साइड आपको कड़वाहट महसूस होती है। तो ये वाला जो हिस्सा है बिटर यानी कड़वे के लिए होता है। जीभ के बिल्कुल टिप पर आपको मीठा एहसास होता है, ठीक है। और साइड में आपको कैसा महसूस हो रहा है? साइड में आपको इधर महसूस होता है सॉल्टी यानी कि नमकीन, और इधर महसूस होता है सार यानी कि खट्टा। ये चारों टेस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ एक 5वां टेस्ट भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है? एक 5वां टेस्ट, एक 5वां स्वाद भी होता है जो आप बीच में देख रहे हैं। उसका नाम है उमामी। उसका नाम क्या है? उमामी। सो फिफ्थ टेस्ट 5वां स्वाद क्या कहलाता है? 5वां स्वाद कहलाता है उमामी, राइट। फिफ्थ टेस्ट इज नोन एज उमामी। उमामी कौन सा टेस्ट है? उमामी आपको पता है अजीनोमोटो क्या होता है? पनीर चिली खाते हो, चिकन चिली खाते हो, वो लाल क्यों दिखता है? वो लाल दिखता है क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है जिसको अजीनोमोटो कहते हैं, या उसी को मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, ठीक है, राइट। तो जिस भी चीज में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो या अजीनोमोटो हो, वो आपको उमामी स्वाद देती है, यस, मैगी से भी आपको उमामी टेस्ट आता है। तो 4 स्वाद तो होते ही हैं, एक 5वां स्वाद भी आप ध्यान रख लो, उसको उमामी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? 5वें स्वाद को उमामी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सो आपने मुंह से खाना रखा
और फिर क्या होता है, ये खाना जो है धीरे 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 आपके खाने की नली में जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहां मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूं। इस एनिमेशन से मैं कुछ आपको समझाना चाह रही हूं, बहुत ध्यान से देखिए। आपने खाना खाया, देख रहे हो यहां पे ऐसा लग रहा है कि कुछ डब्बा सा बंद हो रहा है ना। यहां पे देख रहे हो कि कुछ डब्बा बंद हो रहा है। उमामी ही बोलते हैं वीर चौहान, इसका अलग से कोई नाम नहीं है। ठीक है, इस एनिमेशन से देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं। देखो, क्या आपको यहाँ पे दो पाइप्स नजर आ रही है, एक ये और एक ये वाली पाइप और एक ये वाली पाइप, दोनों पाइप नजर आ रही होगी आपको, राइट। देखो, जब भी मैं आपके सामने खड़ी हूं ना, तो मेरे पास दो पाइप्स हैं यहाँ पे। आगे वाली कहलाती है विंड पाइप। आगे वाली पाइप क्या कहलाती है, विंड पाइप, जिसको हिंदी में आप कहते हो वायु नली, वायु नली। और पीछे वाली पाइप ये क्या कहलाती है, फूड पाइप, फूड पाइप यानी खाने की नली, फूड पाइप यानी खाने की नली। हम लोग के पास, सबके पास ऐसी ही दो ट्यूब्स होती हैं, गले के पास ऐसी ही दो ट्यूब्स होती हैं, फूड पाइप एंड विंड पाइप। ठीक है, दो ट्यूब्स बिल्कुल आमने सामने होती हैं। अक्सर हमने देखा होगा जब हम लोग छोटे होते थे और बात करते हुए खाना खाते थे, तो मम्मी सीधे यही कहती थी, ठीक है, मम्मी सीधे यही क्या कहती थी कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना है, खाना खाते टाइम बात नहीं करना है। क्यों, क्या रीजन है उसका? ठीक है, क्योंकि हमारे में दोनों ट्यूब्स अगल बगल होती है। जब भी आप खाना खाते हो, जैसे ही आपने खाना खाया तो एक ढक्कन है, एक ढक्कन है, वो सीधा आता है और आपकी विंड पाइप को बंद कर देता है, आपकी विंड पाइप को बंद कर देता है। ठीक है, अगर यहां तक आया, विंड पाइप भी खुली है, फूड पाइप भी खुली है, तो क्या चांसेस हो सकते हैं? चांसेस ये हो सकते हैं कि आपका खाना विंड पाइप में चला जाए। खाने को तो फूड पाइप में जाना चाहिए था, है ना, खाने को तो फूड पाइप यानी खाने के नली में जाना चाहिए था, पर खाना अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो क्या होगा? तब आपको खाते टाइम हिचकी आ जाती है ना। खाते टाइम क्या होती है, खाते टाइम आपको हिचकी आ जाती है या आपको खांसी आने लगती है, आप कहते हैं मुझे पानी दीजिए। अगर खाना विंड पाइप में चला गया तो, ठीक है, इसलिए जब आप चुपचाप से खाना खाते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी विंड पाइप खुल जाती है, जब आप चुपचाप से खाना खाते हैं तो क्या होता है, एक ढक्कन है, एक ढक्कन है जो विंड पाइप पे लग जाती है आके, और खाना सीधे कहां पर जाता है, खाना सीधे आपके फूड पाइप यानी कि खाने की नली में जाता है। ठीक है, इस ढक्कन को क्या कहते हैं, इस ढक्कन को क्या कहते हैं, इस ढक्कन को नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस। इस कैप को, इस ढक्कन को नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस हेल्प करता है कि खाना आपका खाने की नली में जाए, विंड पाइप में ना जाए, विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, सो ये एक ढक्कन की तरह है जो बंद कर देता है इसको। ठीक है, इसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए, क्लियर है यहां तक? डन, आगे चले, यही सिंपल सी चीजें हैं। चलो, तो फूड पाइप, ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, ये आपका फूड पाइप है, आपके खाने की नली है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टमक यानी कि अमाशय, स्टमक यानी कि अमाशय। क्या आपको पता है कि आपके स्टमक में एक एसिड है, राइट? क्या आपको पता है आपके स्टमक में एक एसिड है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? तो नहीं पता तो ध्यान रख लीजिए, आपके स्टमक में एक एसिड है HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या करता है, ये आपके पेट में जो खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया आते हैं, खाने के साथ जो भी जीवाणु आते हैं, उनको मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये एसिड है, ये क्या करेगा, मारने का काम करेगा। ठीक है, आपके पेट में जितने भी बैक्टीरिया आपके खाने के साथ आएंगे उनको मारने का काम करेगा कौन, HCl। ठीक है, ओके। पेट में किस चीज का पाचन होगा, तो ध्यान रखेंगे, पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। पाचन शुरू कहां से हो जाता है,
कोई आपसे पूछे डाइजेशन शुरू कहां से हो जाता है, तो जैसे ही आपने खाना मुंह के अंदर रखा आपका डाइजेशन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर आपकी थूक होती है ना, मुंह के अंदर आपकी थूक होती है और थूक में क्या एंजाइम होता है, एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक है, सो ये फूड पाइप है, ये आपका स्टमक है यानी कि अमाशय है, इसमें एसिड कौन सा है, HCl। पेट में किस चीज का पाचन होता है, पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ये है आपकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। लंबाई कितनी बताई मैंने, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। ठीक है, खाने का पूरा पाचन, खाने का पूरा पाचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। ठीक है, खाने का कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ही हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, सबका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। ठीक है, लिवर क्या बनाता है पहले ये बताओ। चलो इस डायग्राम पे वापस आते हैं, पहले मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, ये लिवर है। ठीक है, ये क्या है, ये लिवर है। ये क्या है, ये लिवर है, ये यकृत है। लिवर क्या बनाता है, लिवर एक जूस बनाता है जिसको पित्त कहते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में बाइल कहते हैं। लिवर बनाता है बाइल। ठीक है, लिवर ने बाइल बनाया और ये बाइल किसके डाइजेशन में मदद करेगा, ये बाइल किसके डाइजेशन में मदद करेगा, ये बाइल मदद करता है फैट के डाइजेशन में। बाइल किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, यानी कि वसा के पाचन में मदद करेगा, वसा के पाचन में मदद करेगा। ठीक है, लिवर ने बाइल बना दिया, लिवर ने बाइल बना दिया, अब वो बाइल स्टोर कहां पे होगा, अब वो बाइल स्टोर कहां पे होगा, तो वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, एक और आपके पास ग्रंथि है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त आशय, है ना, और इसी पित्त आशय में क्या स्टोर होता है, आपका पित्त स्टोर होता है यानी कि बाइल स्टोर होता है। तो लिवर ने बाइल बनाया, बाइल स्टोर कहां पे होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। और बाइल किसका डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन। ये सीधे सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, सारे आपके एमसीक्यूज हैं। ये हिस्सा आपको क्या दिख रहा है, ये जो बनाया है, ठीक है, ये जो आपको कुछ पत्ती जैसा नजर आ रहा है ये आपका पैनक्रियाज है, ये आपका पैनक्रियाज है, यानी कि ये क्या है, अग्नाशय, ये अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज में 6 एंजाइम्स होती है, पैनक्रियाज के अंदर 6 एंजाइम्स होती हैं और ये 6 एंजाइम तरह तरह की चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे खाने में क्या क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, फैट खाते हो, सबको डाइजेस्ट करने में पैनक्रिया का रस, पैनक्रिया का जूस मदद करता है। तो मैंने तुमको क्या बताया, क्या खाना कभी भी लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया में जाता है, क्या खाना कभी भी लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज में जाता है, जी नहीं। लिवर, पैनक्रिया एंड गॉल ब्लैडर जो भी चीजें बनाते हैं वो कहां फेंक देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। आलोक, बाइल यानी कि पित्त एक जूस होता है जो आपकी लिवर बनाती है और बाइल आपके फैट के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो खाने का कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा यानी छोटी आंत में होगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है, इस तरह की चीजें मौजूद हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि उंगली है, ऐसा लग रहा है ना कि उंगली है, राइट, ये लग रहा है ना कि उंगली है। ठीक है, चलिए, सो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में ये क्या होती है, ऐसे उंगली की तरह चीजें होती हैं। ठीक है, उंगली की तरह ऐसी चीजें होती हैं जो क्या कहलाती हैं, जो विलाई के नाम से जानी जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई। अब विलाई क्या करती हैं, देखिए, सिर्फ खाना खाना आपके लिए क्या है, सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं है, खाने का पाचन होना चाहिए, बिल्कुल, और उस जो आपने खाना पचाया है उसका एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, यानी उस पचे हुए खाने को आपके ब्लड से बाकी सेल्स तक भी तो पहुंचना चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा के चली जाऊं तो ये क्या काफी है, नहीं,
आपको क्या करना है, आपको चीजें याद भी होनी चाहिए, आपको वो चीज याद करके एग्जाम में मार्क भी तो करके आना है। तो सिर्फ खा लेना या खाने का पाचन ही काफी नहीं है। खाने से जो भी आपको न्यूट्रिशन मिला, जो भी आपको पोषण मिला, ये जरूरी है कि आप क्या करेंगे, कि ये जरूरी है कि उसका एब्जॉर्प्शन हो, उसका अवशोषण हो, ताकि वो हर सेल तक पहुंचे, हर कोशिका तक पहुंचे। ठीक है, हर सेल तक पहुंचे, हर कोशिका तक पहुंचे। ठीक है, तो ये विलाई कहां पर होते हैं, ये विलाई होती हैं, ये विलाई होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। और ये क्या बढ़ाते हैं, यस वेरी गुड मुनीश, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, यानी सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि एब्जॉर्प्शन हो पाए। तो खाने का एब्जॉर्प्शन, पूरा डाइजेशन सब कहां पर होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, यानी छोटी आंत में होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई। अब आते हैं मुंह पे, लार ग्रंथि। 3 लार ग्रंथि होती है आपके पास, 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, आपके पास टोटल 6 लार ग्रंथि होती है, 3 इस साइड और 3 इस साइड। ठीक है, 3 इस साइड और 3 इस साइड, टोटल 6 आपके पास सलाइवरी ग्लैंड है, यानी लार ग्रंथि है। और लार ग्रंथि क्या बनाएंगी, लार ग्रंथि क्या बनाएगी, सलाइवा बनाएगी, यानी कि लार बनाएगी, है ना। आपने जैसे ही खाना मुंह के अंदर रखा, पाचन शुरू हो गया। खाना मुंह के अंदर रखते ही पाचन शुरू, क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर सलाइवा मौजूद है। और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा सबसे पहले करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। सबसे पहले सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, शर्करा का पाचन करता है। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि किसका पाचन सबसे पहले शुरू होता है आपके शरीर में, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। मुंह में रखते ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू। पेट में किसका पाचन, प्रोटीन का। प से प्रोटीन, प से पेट। और बाकी जो भी डाइजेशन बचा वो कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत के अंदर। ठीक है, आगे चले, आगे चले। सिंपल सी चीजें हैं, ये भी आपको बता दिया। चलिए अब हम आखिरी ये डिस्कस करेंगे। आ जाओ, आखिरी हम लोग डिस्कस करेंगे जो घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, जो घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो ज्यादा कुछ नहीं होता। आप जो पानी पीते हो उस पानी का एब्जॉर्प्शन, उस पानी का अवशोषण होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। बाकी सब चीज स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ पानी का डाइजेशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी का डाइजेशन वो कहां पे होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में होता है। ठीक है, ओके। और जो भी बचा खुचा वेस्ट मटेरियल है वो आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है पॉटी के रूप में। ठीक है, आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे रूमिनेंट्स के बारे। रूमिनेंट किसको कहते हैं, हिंदी में रोमंथक कहते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स वो है जो क्या करते हैं, जो घास खाते हैं। ठीक है, तो जो घास खाते हैं उनमें क्या अलग है, उनमें क्या अलग है इसके बारे जानेंगे। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो गाय होती है वो अपना मुंह चबाती रहती है ना। जो गाय होती है वो अपना मुंह चबाती रहती है। क्या वो हमेशा खाना खाती ही रहती है ना? क्या होता है ऐसा, देखो, जैसे ही गाय ने घास खाया, उस घास को उसने क्या किया, उस घास को आधा डाइजेस्ट किया। ठीक है, उस घास को आधा डाइजेस्ट किया, आधा उसका पाचन किया। जो ये आधा डाइजेस्टेड फूड है, ये जो आधा डाइजेस्टेड फूड है, आधा पचा हुआ जो खाना है, ये क्या कहलाता है, कड के नाम से जाना जाता है। सेमी डाइजेस्टेड फूड, आधा पचा हुआ खाना, कड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गाय ने घास खाई और उसको कहां पर भेज दिया, इस जगह पर। इस जगह पर, जो जगह क्या कहलाता है, ये जगह कहलाता है र्यूमेन। ये जगह कहलाता है र्यूमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गाय घास खाते ही उसको आधा चबाती है। आधा चबा हुआ खाना क्या कहलाता है, कड। और इस कड को कहां पहुंचा देती है, अपने र्यूमेन तक पहुंचा देती है। ठीक है, फिर से ये आधा डाइजेस्टेड फूड इसके मुंह में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा अपना मुंह क्या करती है, इसीलिए ये अपना मुंह चबाती रहती है। ठीक है, इसीलिए ये अपना मुंह क्या करती है, इस तरह से चबाती रहती है। ठीक है, ओके। सो ये इसका क्या है, र्यूमेन। ये क्या है, इसका
इसोफेगस, ये इसका इसोफेगस है। ठीक है, ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला हिस्सा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई लिख रही हूं, छोटी आंत। ये वाला हिस्सा इसका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इन्हीं दोनों के बीच में ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है सीकम। ये हिस्सा क्या कहलाता है? सीकम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, इन्हीं दोनों के बीच में ये जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? सीकम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीकम के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? जो इसको मदद करते हैं घास डाइजेस्ट करने में। घास आपको पता है, प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल जो सबसे बाहरी वाली परत है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, सो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसके सीकम में पाए जाते हैं। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, इनका पाचन करने के लिए कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसके सीकम में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। सो यही चीज कहलाता है रूमिनेशन यानी कि मंथन। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं। गाय ने घास खाया, घास को क्या किया? आधा डाइजेस्ट किया। आधा पचा हुआ खाना इसका कड कहलाता है। कड कहां पे स्टोर होता है? र्यूमेन में। इसके स्टमक में बहुत सारे चेंबर्स हैं। इसके स्टमक में अलग अलग चेंबर्स हैं, अलग अलग कमरे हैं। ठीक है, तो ये कहां गया? र्यूमेन में गया। ये र्यूमेन में जाता है, फिर इसके मुंह में आ जाता है। ठीक है, सो इसीलिए गाय का मुंह जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, घास में क्या मौजूद होता है? घास में सेल्यूलोज मौजूद होता है। ठीक है, हम और आप सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन गाय के सीकम में जो कि इसके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होता है, वहां पर क्या है? वहां पर कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं, कुछ जीवाणु मौजूद हैं जो किस में मदद करते हैं? सेल्यूलोज के डाइजेशन, सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया रूमिनेशन या रोमंथन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, डन है यहां तक डन है। बस एक दो और चीजें देख लो। ये क्या है भाई? ये अमीबा कहलाता है ना? ये अमीबा है, बहुत अजीबो गरीब शेप का। ये क्या कहलाता है? अमीबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो क्या है? ये इसके पैर है। इसके पैर को क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। इसके पैरों को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो शब्द का मतलब क्या होता है? स्यूडो शब्द का मतलब होता है झूठा। नहीं, सिर्फ घास खाने वालों में होता है रोहित, सिर्फ रूमिनेंट्स जो घास खाते हैं उनमें होता है। ठीक है, स्यूडो शब्द का मतलब होता है झूठा, पोडिया शब्द का मतलब होता है पैर। ठीक है, सो ये अमीबा है, इसमें क्या मौजूद है? स्यूडोपोडिया मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है भाई? स्यूडोपोडिया मौजूद है। अब ये अमीबा अपना खाना कैसे ग्रहण करता है? ठीक है, अपना खाना ये कैसे ग्रहण करता है उसके बारे में देखिए अमीबा के अंदर क्या मौजूद है? ये जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, या हिंदी में कहते हैं खाद धानियां। हिंदी में क्या कहते हैं? खाद धानियां, फूड वैक्यूल या खाद धानियां। ठीक है, जब भी अमीबा को उसका खाना मिलता है तो वो उसके आसपास अपने स्यूडोपोडिया को घेर लेता है ना? ये है इसका स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया हिंदी में पादाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे ही इसको खाना दिखा तो ये रहा इसका खाना। ठीक है, ये रहा इसका खाना। तो इसने क्या किया? खाने को घेर लिया स्यूडोपोडिया से। हाँ, अमीबा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, तो खाने को इसने स्यूडोपोडिया से घेर के अंदर कर लिया। और ये फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य धमनियां में क्या मौजूद है? खाद्य धमनियों में एंजाइम्स मौजूद है।
खाद्य धमनियों में क्या मौजूद है? एंजाइम्स मौजूद हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्या है? अमीबा। अमीबा के क्या होते हैं? पादाब होते हैं जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? हाँ, इसका कोई आकार नहीं होता, शेप चेंज होता रहता है। स्यूडोपोडिया से इसने अपना खाना घेरा, उसको अंदर किया, और इसमें जो फूड वैक्यूल यानी कि जो खाद्य धमनी है वो उस खाने का क्या करती है? पाचन करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए, अब तो होंगी ही क्लियर यार, बहुत इजी है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया नहीं? साद अब कह रहा है कि मैम अब आपकी स्पीड ठीक है, चलो बढ़िया। स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली जानबूझ के थोड़ा स्लो चल रही थी कि बहुत सारे थे जो लोग क्या कर रहे थे, जो लोग पहली बार क्लास अटेंड कर रहे थे, बायो पहली बार पढ़ रहे थे। अब आप सब मेरी स्पीड के साथ 7-8 क्लासेस हो गए है ना, सो अब आप मेरी स्पीड के साथ क्या हो गए हो? यूज टू हो गए हो। तो आई थिंक अब मैं अपनी स्पीड पे चल सकती हूँ। तो आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं पूरी तरह। ठीक है, दोनों चैप्टर्स पूरी तरह आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम कल मिलेंगे, कल सैटरडे है, और कल फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।